अ, ठीक है। चेतना दीदी, प्रश्न तो हम लेते हैं। एक तो देखिए, आप मैं थोड़ा कह प्रश्न को रिपीट कर लो महेंद्र भाई। हाँ, चेतना दीदी आप अपना प्रश्न आप ही पूछिए, फिर मैं उसको देता हूँ। जी भैया। जैसे हम अभी तक की एजुकेशन की यात्रा देखें तो जितनी भी बोर्ड्स और जितना भी सिलेबस बना है वो काफी सारे पहलुओं को ध्यान में रख के पूरी एक्सरसाइज के साथ बना हुआ लगता है। बच्चों की एज, उनकी मानसिक स्थिति, उसके हिसाब से काफी सारा डिजाइन है उसमें। एक्टिविटी देखे या फिर सिलेबस देखे, जो उसको सीखना है वो वाला पार्ट। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम ये एग्जिस्टिंग है उसमें सिर्फ टीचर्स की मानसिकता पे काम करें और यही सारा सिलेबस और इसमें जो जो कुछ भी ऐसा है जो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से हम जो सोच रहे हैं कि रिलेवेंट नहीं है या फिर ये बताना जरूरी नहीं है, बच्चों तक पहुंचाना जरूरी नहीं है, सिर्फ उतना ही सिलेबस हम छांट ले या अलग कर ले और टीचर्स की मानसिकता पे काम करें और ये जो कंटेंट है सीवीएमएस का वो वही टीचर्स के थ्रू इसी सिलेबस से हम पहुंचाए ये। और फिर अभी जो हम H3 एजुकेशन बोल रहे हैं जिसपे आप और आपकी पूरी टीम ने ये जो काम किया है, तो उसमें मेरा प्रश्न ये था कि भाई एक एग्जिस्टिंग है जो एक बना हुआ सिस्टम है उसमें अगर ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज्यादा स्वीकृति दिखती है और ज्यादा जल्दी से काम हो पाएगा। और एक नया सिस्टम अगर हम देते हैं तो उसको स्वीकृत होने में और उसको फैलने में बहुत ज्यादा समय जाएगा। तो इन दोनों चीजों में आप अपना मीन्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आपने उसको समझा है कि ये कैसे ज्यादा ठीक है या कैसे फैलेगा, तो ये मुझे जानना था। बहुत बढ़िया है। उसमें आपने एक और बात रखी थी, पिछली बार आपने जब प्रश्न पूछा था, तो आपने ये कहा कि जो अभी का एजुकेशन है उसमें काफ़ी उसमें शोध हुए हैं, बहुत सारे कार्य हुए हैं, बच्चों के जो मनोस्थिति है उसका पूरा बाकायदा अध्ययन भी हुआ है। और हमको क्या करना चाहिए कि केवल एक मूल्य शिक्षा अगर उसमें ऐड कर दे, शायद ये कमी है जी शिक्षा में, भैया। अगर मूल्य शिक्षा ऐड कर दें हाँ। तो बाकी पुराना और मूल्य शिक्षा को लेकर बात पूरी हो जाएगी। जी। लगभग कुछ ऐसा आशा है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो लोगों को एक जो इस शिक्षा में अभी तक जितना मानव का नियोजन हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भी एक आशय है। और लोगों को स्वीकार भी होगा क्योंकि इसमें सारा सिस्टम भी इसी से बिल्ट है। जी भैया। ये सारी बातें हैं। बात ठीक ही आप कह रही हैं कि कोई भी जो मानव का श्रम हुआ है, इतना समय लगा हुआ है, वो व्यर्थ क्यों जाए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रखे हैं, इतने सारे रिसर्च, इतने सारे शोध, इतना सारा है ना प्रयास लोगों ने किया है। इसके बावजूद मैं यही बोलूँगा कि इन सब के बावजूद अभी हमको एक नया विकल्प चाहिए, और क्यों चाहिए उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस समय में हम रह रहे हैं ना, उसमें समय की बात नहीं है। अभी तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाती हैं, और सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से हम नकार नहीं रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उसको प्लेस कहाँ करना है, कैसे प्लेस होगा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है? तो पहला जो बात है ना मुख्य, वो समझना है कि ये शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई और किस पर्पज से हुआ। और वो पर्पज अभी भी वो कायम है, वो पर्पज बदला नहीं है। जिस जो शुरुआत हुई इसकी, जिस जिस फाउंडेशन पे पूरा एजुकेशन खड़ा हुआ है, वो फाउंडेशन अभी भी बरकरार है। तो बेसिकली जो पूरी शिक्षा की शुरुआत होती है ना, हमने पहले वाले मीटिंग में बताया था कि ये लगभग 250 साल की कहानी है। 18वीं शताब्दी से पूरी शिक्षा शुरू होती है, और उसके मूल में जाएंगे तो दो ही चीज है। एक है कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ जो फ्रांस से शुरू हुआ, जिसको हम इनलाइटनमेंट एरा बोल रहे हैं। और अगर इनलाइटनमेंट एरा जो फ्रांस में शुरू हुआ, उसके अगर पहले जाएंगी तो उसका थ्रेड आपको रेनेसा में मिलेगा। ठीक है? और रेनेसा में क्या हुआ अभी कि पहली बार, हाँ, रेनेसांस में क्या हुआ कि पहली बार लोगों ने एक तरह से आ, तर्क कह लो या रीजनिंग कह लो, उसमें इस्टेब्लिश हुआ। आपको उसमें आर्ट में या फिर साहित्य में हर जगह दिखाई देगा।
साथ साथ लोगों ने बाद में जाकर अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन शुरू किया, और किसी भी तरह का अथॉरिटी हो। और इसको अगर आप पूरा अब इसका मैच्योरिटी देखेंगे या उसको नेक्स्ट स्टेज पे जब इस साइंस के साथ शुरू हुआ, उसमें दो महत्वपूर्ण थिंकर हैं। अगर एक दर्शन से लेंगी तो आप रेने देकार्त को लेना पड़ेगा, और साइंस पे लेंगी तो न्यूटन को लेना पड़ेगा। और यदि आप किसी एक बड़े मेजर इवेंट को लेंगी तो लुई द 16 लोगों ने उसको मार गिराया 1790 में, उस इवेंट को लेना पड़ेगा। और साथ में आपको स्टीम इंजन लेना पड़ेगा। अगर ये सब 3-4 पॉइंट लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस पूरे एजुकेशन की नींव रखी गई। उसमें जो सबसे डोमिनेंट बात है वो है इंडस्ट्री बेसिकली, या इकोनॉमी, और जो दूसरा उसका पार्ट है वो है कल्चरल शिफ्ट। ये दो बातों पे पूरी शिक्षा खड़ी हुई। भारत में इसकी शुरुआत बहुत अर्ली स्टेज जब यूरोप में हो रहा है, उसी स्टेज में भारत में भी हो रहा है। 1830 के आसपास शुरू होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो जाकर 40, 50, 60 तक जब वो पूरा सिस्टम में आता है तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन 20, 25, 30 साल में ही वो काफ़ी उसमें आप देखेंगे इस्टेब्लिश हो गया है। अब बात आती है कि ये जो पूरा डेवलप हुआ 18वीं शताब्दी में, उसका जो नेक्स्ट स्वरूप आप देखेंगे तो वो शुरू होता है लगभग 1892 में। एक कमिटी ऑफ 10 नाम से बना था। आप गूगल पे सर्च करना कभी, कमिटी ऑफ 10। तो पहली बार 1892 में शिक्षा को एक स्टैंडर्डाइजेशन उसका किया गया और उसको 12 ग्रेड में बांट दिया। तो जो आप कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं एज के हिसाब से, जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो 1892 में हुआ, और उसको बनाने वाले कमिटी ऑफ 10 थी। उसमें जो हार्वर्ड का एक प्रोफेसर थे वो उसको लीड कर रहे थे, उसके चेयरमैन थे इस कमेटी के। और इसमें सभी लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और संयोग से क्या है कि ये जो शिक्षा में यहाँ पे बदलाव हो रहा है, इसी समय जो इंडस्ट्री है वो नए स्वरूप में आ रहा है, जिसको हम द्वितीय औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं। वो उस समय शुरू हो रहा है, या उसके पहले ही शुरू हो गया। मतलब उसकी शुरुआत मान लो 1860-70 के आसपास मान लो, ठीक ठाक उसमें। लेकिन आप 19वीं शताब्दी में जब तक पहुंचते हो तो काफ़ी उसमें एक मेच्योरिटी दिखती है उस समय पूरे आंदोलन में, या पूरे अभियान में। आंदोलन नहीं कहना चाहिए, जो ये जो पूरा औद्योगिक क्रांति है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। साथ में इंजन का स्वरूप भी बदला। तो इन दोनों के बदलने से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर कम्युनिकेशन हमारा है, वो सब बदला। तो उस समय क्या हुआ, शिक्षा में पूरी दुनिया में फिर से बदलाव होता है, और ठीक ठाक बदलाव होता है। मतलब उसको कैसे हम इस नए बदलते हुए इंडस्ट्री में सेट हुए, उसके लिए एजुकेशन में खूब बदलाव होता है। और उसके बाद थर्ड मैंने बताया था कि बदलाव होता है लगभग 1970 के आसपास, जब कंप्यूटर पूरी तरह से इस्टेब्लिश होता है। तो नई तरह की इंडस्ट्री होती है, तो एजुकेशन में बदलाव होता है। और इस जो तृतीय औद्योगिक क्रांति है उसका जो पीक है अभी हम इस समय देख रहे हैं। और 2016 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक नई उस पर किताब लिखी जिसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कह रहे हैं। तो एक नई तरह की इंडस्ट्री जन्म लेती है, जो कि बहुत पुराना नहीं है, 4-5 साल से चल रहा है। 2016 में तो उसका नामकरण ही हुआ ठीक से, और वो उस पर आगे हम लोग काम करें। तो ये जो बदलता हुआ परिवेश है, आप देखेंगे कि अचानक से ही पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा जोर है अगर इस शिक्षा में तो कोडिंग को लेकर है खूब। अब कोडिंग को क्यों लेकर है? क्योंकि जो बदलता हुआ परिवेश है ना, उसमें इस नई इंडस्ट्री में जो भी हमको चाहिए उस तरह के बदलाव करें। भारत सरकार भी कह रही है, एनईपी में शायद हमने सुना है कि वो कक्षा 6 से या कुछ कंपलसरी करने वाले हैं कोडिंग का एजुकेशन। और आप पूरा एजुकेशन देखेंगे तो कह रहे हैं कि भी इंटर डिसिप्लिनरी होना चाहिए, है ना। ये जिस तरीके से हमने पहले बनाया था, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो भारत सरकार भी बहुत कटिबद्ध है
पूरी शिक्षा को बदलने के लिए। अभी बदलाव क्यों हो रहा है? अमेरिका में भी बदल रहा है, कनाडा में बदल रहा है, यूरोप में बदल रहा है, हर जगह शिक्षा में एक बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने भी शिक्षा शुरू किया, जैसे एलन मस्क जो टेस्ला का ओनर है, उसने एक शुरू किया स्कूल। साथ में यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे शायद गूगल के एम्प्लॉई वगैरह थे, इन लोगों ने एल्ट स्कूल नाम से शुरू किया। तो बिल्कुल अलग तरह से जा रहे हैं। वी नीड अ टोटली न्यू मॉडल ऑफ एजुकेशन, ओल्ड पैराडाइम इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसके बदलाव के पीछे जाएंगे ना, तो वो इंडस्ट्री में जो बदलाव है उसमें कैसे सेट हो, या जो 21st सेंचुरी का इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजी के बदलने से बहुत तेजी से बदल रहा है, तो कैसे हम उसमें उसमें आगे बढ़ें, कैसे उसको डील कर पाएँ। तो पूरा का पूरा जो शिक्षा है उसका पर्पस जो है ना, वो इकोनॉमी है बेसिकली। तो इकोनॉमी को केंद्र में रख करके पूरा शिक्षा को बिल्ड किया गया है। अब इकोनॉमी को केंद्र में रखेंगे तो उसको केंद्र में रखते ही आपका ये जो ढांचा खाचा है, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं ना, वो सही है। मतलब वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, उसमें खूब काम हुए, मतलब 200 सालों से बढ़िया काम हुआ है। और कभी भी मेरे को लगता नहीं है कि ये मॉडर्न एजुकेशन ने कभी निराश किया है। यदि अगर प्रयोजन आपका इकोनॉमी है ना, आर्थिक लक्ष्य से अगर आप शिक्षा को देखते हैं, तो करेंट मॉडल इज वेरी गुड मॉडल, और जिस तरीके से देते हैं उसका इफेक्टिवनेस इज वेरी गुड। और जितने सारे रिसर्च हुए वो ठीक ठाक इस सिस्टम में सेट करने के लिए होता है। अब उसमें 2-3 व्यतिरेक भी हैं। जैसे पहले क्या था कि आप शिक्षा लीजिए, आपको नौकरी मिल जाती थी। अगर आप 20 साल 30 साल पहले जाइए, आप किसी भी विधा में जाइए, आप एक डिग्री लीजिए, आपको नौकरी मिल जाती थी। आज नहीं मिलती है, आज जॉब बहुत मुश्किल चीज़ हो गया। और जो आज आप एजुकेशन दे रहे हैं, मान लो अगर हमारा बच्चा है 5 साल का, हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं, तो 20 साल बाद उसका एजुकेशन पूरा होगा, तो लगभग वो, अगर आज हम 2021 में, तो समझो कि वो 2040 में इस एजुकेशन को यूटिलाइज करेगा जो आज उसको मिल रहा है। लेकिन जो जब वो 2040 में पहुंचेगा, तो अभी आज के समय में ये कहना मुश्किल है कि जो स्किल सेट उसने आज लिया 2040 में रेलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। यू कैन नॉट से। क्यों? क्योंकि जो चेंज है इंडस्ट्री में वो बहुत फास्ट पेस है, और जो स्किल सेट है वो वी कैन नॉट से इज गोइंग टू वर्क और नॉट। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इररेलेवेंट, क्योंकि बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसमें भी बहुत हायरार्की है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली बात ये समझना है कि जो 250 साल से एजुकेशन चल रहा है, उसके केंद्र में आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक विकास है, या उसको और अच्छे से कहें तो मटेरियलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, उसको केंद्र में रख करके रखा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यार इसमें वैल्यू होता तो अच्छा हो जाता, बाकी तो सब ठीक ही है ना, केवल वैल्यू सिस्टम तो कम ही है। क्योंकि हमारा प्रयोजन भी वैसे ही है, हो गया है। लाइफ जो हमारा जो ड्राइव है, कह लो लाइफ का, वो भी वैसा ही है, तो ठीक ही लगता है। लेकिन यदि आप लाइफ को एज ए होल आप रखेंगे, तो देखेंगे कि उसमें बहुत सारी कमियां दिखती हैं। जैसे अगर हम ये बोले भी कि आज मानव समाज जहाँ पे खड़ा है, 4 दिन पहले एलन मस्क ने एक बहुत अच्छा सा ट्वीट किया। इट वाज गिव अ स्टेटमेंट, वेरी गुड स्टेटमेंट। वो बोलता है कि यदि डायनासोर के पास स्पेसशिप होता तो एक्सटिंक्ट नहीं होते, उनका एक्सटिंक्शन नहीं होता है ना, विलुप्त नहीं होते। सही बात है। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मानो इस जगह पे है कि जल्दी से हमको स्पेसशिप बना लेना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से धरती से विलुप्त होने वाले हैं। यही मतलब निकलता है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो काफी इसमें इस सिस्टम में बहुत ऊपर गए हैं, उनको तो लगता है कि धरती नहीं बचेगी। उनका भी अभी बहुत बड़ा एम यही है कि हमको मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि धरती बचेगी कि नहीं बचेगी। अब ये जो यहाँ तक हमने पहुँचाया धरती की हालत या मानव जाति की हालत, जहाँ हम ये सोच रहे हैं कि हम कहीं डायनासोर की स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक तरह की मानसिकता है, और साथ में एक तरह का सिस्टम है, और उस सिस्टम को देने के लिए एक तरह की शिक्षा है, वो हमको यहाँ तक पहुँचा रही है। दूसरा क्या है
जो हम समाज देख रहे हैं ना, तो समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको आप ट्रस्ट डेफिसिट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। लोगों में परस्परता में कहीं भी विश्वास नहीं है और हर लेवल पे विश्वास टूटा हुआ है। अब ये जो विश्वास टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है? ऐसा नहीं है कि हमारी शिक्षा बहुत हमको मजबूत बना रही थी इसलिए, या कुछ और आ गया। ये पूरी शिक्षा में इनबिल्ट ही है कि हमारा जो ध्येय है ये है ही नहीं। तो हमारा समाज उसके अंदर लक्ष्य नहीं है। समाज के पीछे क्या लक्ष्य है? वो है जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमको लगता है उतना होने से सही हो जाएगा। और इस साथ साथ क्या दिखता है 200 सालों में आपको? आप देखेंगे कि लोगों का जो परिवार है, संबंध है, वो काफी टूटा हुआ है और टूटता ही जा रहा है। मतलब अगर 50 साल से अभी देखेंगे या 200 साल से कंपेयर करेंगी तो थोड़ा स्पीड कम दिखेगा शुरू में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, तो परिवार टूटता जा रहा है। और अगर व्यक्ति के लेवल पे देखेंगे तो बहुत सुविधा होने के बावजूद लोगों में बहुत अनिश्चितता है। हम कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या दिखता है हमको कि जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें लाइफ को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। ना तो मानव के साइकोलॉजिकल स्टेट को हम एड्रेस कर पा रहे हैं, ना इमोशनल स्टेट को एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हम सोशल स्टेट को एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हम इन्वायरमेंटल जो स्टेट है उसको एड्रेस कर रहे हैं। हम केवल एक एरिया कवर कर रहे हैं, एंड दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट केवल उतना एड्रेस करने से पूरा हो नहीं पाता है। तो पहली बार क्या हुआ कि अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि शिक्षा का जो प्रयोजन है वो एक अलग प्रयोजन है। जॉब या मटेरियल प्रोग्रेस या मास स्केल प्रोडक्शन, दैट्स नॉट द एम इज। तो पूरी जो शिक्षा है उसकी डिजाइन है वो इंडस्ट्री के लिए बनी थी, पूरी की पूरी शिक्षा। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखेंगी, सारे सब्जेक्ट को देखेंगी, सारे जो डिपार्टमेंट बने हैं उसको आप देखिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, जिस तरीके से उसमें पूरे सिस्टम को इवॉल्व किया गया, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सिस्टम जो है इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बना है। और जो मास स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ वहां से पूरी शिक्षा में बदलाव हुआ है। तो हम लोग अगर प्रयोजन बदल दें, मान लो अगर हम प्रयोजन अलग रखते हैं, जिसको हम कह रहे हैं माई प्रयोजन क्या है इसका? मनस्वस्थता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। ये 3 प्रयोजन के साथ, या उसको और कहो छोटे में तो अखंड समाज, अखंडता और सार्वभौमता, अगर बहुत प्रिसाइजली कहो तो। और अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो फिर हमको फिर से सोचना पड़ेगा कि वो पूरा सिस्टम जो अभी है वो कॉम्पिटेबल है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक उदाहरण बताऊंगा और उसमें आपको ध्यान जाएगा कि हम कैसे इसमें रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ विषय को पढ़ने की बजाय इसमें वस्तु को हम केंद्र में रख रहे हैं। क्या वास्तविकता है उसको केंद्र में। ऐसे ही जो करेंट इंडस्ट्री है उसकी कन्फर्मिटी की बजाय हम कैसा मानव को देखना चाहते हैं, कैसा परिवार का स्वरूप देखना चाहते हैं, कैसा हम समाज देखना चाहते हैं, कैसा हम प्रकृति का स्वरूप देखना चाहते हैं, और जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा हम होते हुए देखना चाहते हैं, उसको हम कैसे साकार करें, कैसे पाए। तो यू आर प्रिपेयरिंग ए स्टूडेंट नॉट टू फिट इन द करेंट सिस्टम, बट यू वांट टू क्रिएट अ फ्यूचर। वो जो हमको फ्यूचर चाहिए उसके लिए हम कैसे तैयार करें। सो बोथ आर अ डिफरेंट अप्रोच नाउ। यदि आप करेंट सिस्टम में सेट होने के लिए बच्चे को तैयार करना चाहते हैं तो 50 साल, 30 साल या 20 साल पहले कुछ तो गारंटी थी, है ना? वो 20 साल पहले जो बच्चों ने शिक्षा लिया था आज वो बड़े हो चुके हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और उनके पास अभी स्थिति है कि उनको जॉब सभी को मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज जो बच्चे हैं उनको अगर 20 साल बाद देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग स्थिति बनती है। तो मैं ये कहूँगा कि भी पूरा जो सिस्टम है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको चलाने के लिए यदि शिक्षा की तैयारी होती है, इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए होती है, that's a different model and that model is pretty good and that's a schooling model is। लेकिन यदि आप एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाहती हैं, एक
विश्वासपूर्ण या अभय के साथ अगर देखते हैं कैसे मानव जाति, पूरा समाज कैसे अभयता को पाए, कैसे विश्वास पूर्वक जी पाए, अगर आप ऐसा देखना चाहती हैं। यदि आप एक खुशहाल परिवार जिसमें समाधान समृद्धि पूर्वक मानव जीता हो, ऐसा देखना चाहते हैं, यदि आप व्यक्ति में खुशहाली सुख ऐसा देखना चाहते हैं, तो फिर जो अभी का सिस्टम है ना, वो नहीं काम करेगा। बिकॉज दैट्स द फ्यूचर यू वांट टू क्रिएट, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट दैट फ्यूचर, देन यू नीड टू थिंक हम कैसे शिक्षा को डिजाइन करें कि जो हम आउटकम चाहते हैं, जो हम फ्यूचर चाहते हैं, दैट फ्यूचर बिकम अ रियलिटी, दैट फ्यूचर इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। और अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो फिर हम लाइफ एसेंशियल थीम को ले रहे हैं, और लाइफ एसेंशियल थीम में क्या हो रहा है कि 21 थीम को रखा है, जिसमें हर मानव इन सारे 21 पॉइंट को वो एड्रेस करे मिल करके, साथ में मिल करके। ये अगर 21 पॉइंट उसमें एड्रेस हो जाता है, और उसको 21 पॉइंट को अगर समराइज करें तो 3 पॉइंट में पूरी बात है। तो अगर 3 चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं, जिसको हम हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी प्लैनेट, या हार्मनी विद इन वन सेल्फ, हार्मनी विद वन अनदर, एंड हार्मनी विद द प्लैनेट, यदि ये 3 चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं, तो वी कैन से दैट कि हमारी शिक्षा सार्थक है। अब एक उदाहरण देता हूँ, मुझे मालूम कि उत्तर मैं लंबा दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक थीम रखा है, परिवार, संबंध एवं भाव, ये एक थीम है। तो अब क्या हो रहा है कि हम एक परिवार की कल्पना करें कि कैसा परिवार होना चाहिए, उसमें संबंध कैसा होना चाहिए, उसमें अगर हम अपने भावों को देखते तो कैसा होना चाहिए, है ना। तो हमने एक डिजाइन किया। अब अगर हम परिवार को लेते हैं तो परिवार में हमको 2 तरह की आवश्यकता दिखती है। एक तरह की आवश्यकता जिसको हम जीवन की आवश्यकता के रूप में जीवन विद्या में पढ़ते हैं, या आप उसको भावात्मक जो नेसेसिटी है, इमोशनल नेसेसिटी है, उसको कहें, या एक जो समझ और संबंध की आवश्यकता है, वो वाला भाग है। दूसरे भाग में क्या दिखता है कि हमको भौतिक चीजें भी चाहिए। तो एक तरह जीवन की आवश्यकता है और दूसरी तरफ शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर की आवश्यकता जैसे मान लो क्या चीज के लिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए। और अगर हम संबंध को देखते हैं तो वो घर कपड़े खाने से तो नहीं पूरा होता, उसके लिए फिर हमको समझ चाहिए, उसके लिए भाव चाहिए। तो समझ और भाव पूर्वक ही हम ठीक से जी पाएंगे परिवार में। साथ साथ हमको एक और भी चीज चाहिए, वो है अपना रोटी कपड़ा मकान। जो ये मकान है वो बिना गणित और विज्ञान का नहीं बन सकता है। केवल अच्छे भाव होने से मकान तो नहीं बनता है। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल साइंस का स्टडीज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वास्तुशास्त्र हो सकता है अध्ययन करना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये समझना है कि हमको जब एक खुशहाल परिवार बनाना है, एक समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार बनाना है, तो उसमें हमको समझ भी चाहिए, भाव भी चाहिए, साथ साथ मकान भी चाहिए, है ना। मतलब समृद्धि का भी सारा साधन चाहिए। तो जो साधन है वो विज्ञान के साथ, वो गणित के साथ ही पूरा होता है। अब बात आती है कि ये जो संबंध है, वो संबंध सुविधा के लिए है या सुविधा संबंध के लिए। अगर ऐसा पूछते हैं तो हमको क्या उत्तर मिलता है? सामान्य सामान्य उत्तर यही मिलेगा कि जो सुविधा है वो संबंध के लिए है। संबंध बड़ा मूल्य है, बड़ी चीज है। तो परिवार और संबंध बड़ा है, और जो घर मकान, घर चाहिए, जो कपड़े चाहिए, जो खाना चाहिए, ये परिवार में जीने के लिए चाहिए, ये भी जरूरी है। यदि हम परिवार को कपड़े और मकान के लिए डिजाइन करेंगे तो वो फिर उल्टा हो गया मामला। तो हम परिवार व्यवस्था में जीने के लिए यदि मुझे आवश्यकता लगती है गणित की, तो हम पढ़ेंगे। तो हम गणित को इस तरह से प्लेस कर रहे हैं कहाँ पे? वो जो परिवार में जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए उसको पूरा करने के लिए हमको मैथमेटिक्स चाहिए, तो अब हम मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। हम उसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस चाहिए तो वो भी पढ़ेंगे, फिजिक्स चाहिए तो वो भी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग चाहिए तो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। परिवार में लोग बीमार होते हैं, उनको स्वास्थ्य का भी देखभाल चाहिए, तो उसके लिए आप जो औषधि है उसका भी समझ होना चाहिए, मेडिकल साइंस जो है उसको समझना पड़ेगा। तो यू कैन सी दैट कि जो अभी विषय चल रहे हैं हम उसको नकार नहीं रहे,
लेकिन उस विषय को हम प्रयोजन के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चा विषय नहीं पढ़ करके वस्तु पढ़ेगा, और विषय को हम यूटिलाइज करेंगे वो वास्तविकता को पाने के लिए, वो स्थिति को पाने के लिए, या वो जो हम फ्यूचर है उस फ्यूचर को एक्चुअलाइज करने के लिए हम विषय को भी यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह से हम प्रयोजन के साथ पूरे विषय को पढ़ सकते हैं, और जो मानव जाति का अभी तक का श्रम हुआ है वो इन सभी जो वास्तविकता है उसको समझने में, और उसको कैसे हम मानव तक, है ना, हमारी जिंदगी में कैसे है उसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी थिंग्स टू डू। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आप समझ रही हैं बात को? जी भैया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, काफी सारी जगहों पे मेरा भी ध्यान गया। तो जब भी आपने ये सारा पॉइंट रखा तो मेरा ध्यान ये भी गया कि शायद मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ या यहाँ पे गुजरात में जो वातावरण है, तो वहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये भौतिकता वाला जो पार्ट है वो अभी तक इतना हावी नहीं हुआ है। शायद यहाँ पे वो बड़े-बड़े सिटीज और ये सब नहीं है, तो इस तरह से मैंने सोचा नहीं था, इसलिए भी ऐसा लगता था कि भई इसको अलग से क्यों करना है करके। और मेरा खुद का भी ब्रॉट अप ऐसे नहीं हुआ है, तो इस तरफ भी मेरा ध्यान नहीं गया था कि एक बच्चे की मानसिकता पे कैसे इस एजुकेशन है वो उनकी लाइफ़स्टाइल पे मीन्स कैसे वो पूरा इतना हावी हो जाएगा, या इस आर्थिक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बना हुआ पूरा जो सिस्टम है, वो कैसे बच्चे की पूरी वो बदल देता है करके। तो ये काफ़ी सारा ध्यान आपने दिलवाया। थैंक यू और भैया। इसमें क्या समझना है कि हम इकोनॉमी को ऐसा नहीं करें, नहीं चाहिए हमको जॉब, नहीं चाहिए या भौतिक वस्तुएं चाहिए, उसकी आवश्यकता है। अभी देखो ना, हम घर में है ना, घर तो चाहिए ना, चाहिए, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारा प्रयोजन ही, ये एक साधन है। साधन को साधन ही रखना पड़ेगा, प्रयोजन कुछ और है। तो उस प्रयोजन को पाने के लिए अगर हमको परिवार में जीना है तो घर चाहिए, बिना घर का आप कैसे परिवार, लेकिन घर परिवार का लक्ष्य घर नहीं। अच्छा मकान हो जाए ये हमारा लक्ष्य नहीं है। परिवार का लक्ष्य है कि कैसे हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाए, कैसे हम सभी साथ में मिलकर के उत्सव पूर्वक जी पाए। दैट इज, और उस उत्सव पूर्वक जीने के लिए सुविधा चाहिए, और सुविधा को अगर पाना है तो वर्तमान के विषय को आपको ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन ही उसी के लिए है। आप बिना गणित और विज्ञान का घर नहीं बना सकते, इट इज इम्पॉसिबल। अगर अच्छा बनाना है तो यू नीड टू लर्न दैट, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। तो उसको प्लेस करना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो हम सारे विषय का सदुपयोग कर सकते हैं। मानव जाति का कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको मानव के जो होने का प्रयोजन है उस प्रयोजन के साथ वो भी कैसे सार्थक हो पाए, ऐसा हमको सेट करना चाहिए। तो इसमें कोई झगड़ा लड़ाई की बात ही नहीं है, और लोगों को अच्छा लगेगा। एक्चुअली क्या है इस सिस्टम में कि जो विषय पढ़ते थे बच्चे अभी तक, वो अभी भी पढ़ेंगे, गणित अभी भी पढ़ेंगे, बल्कि मैं तो देखता हूँ कि यदि प्रयोजन के साथ जोड़ करके आप गणित विज्ञान बाकी विषय पढ़ाएंगे ना, तो उनके वो वो आत्मसात कर पाएंगे, उनके साथ बैठेगा। नहीं तो मैं जो 6 में 7 में 8 में पढ़ा हूँ मैं तो भूल चुका हूँ सारा, इसमें कि काम का ही नहीं है मेरे हाथ में, उसका मैं रेलेवेंस ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ उसका यूटिलाइजेशन है। तो मेमोराइज किया था, भूल गया। यहाँ पे क्या है, दे कैन इम्बॉडी पूरा चीज, उनको ना वो इम्बॉडी कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ से जुड़ता है। जी भैया, एकदम बढ़िया। भैया एक चीज पूछनी थी। हाँ भैया, आदित्य भैया। आवाज आ रही भैया? हाँ भैया। भैया इसमें ये जैसे थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन था तो मैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे पहले हम बात करें आदर्शवादी मॉडल में जो शिक्षा रही, तो या उसको कह सकते हैं, या राज्य जो थे, राजा महाराजा जैसे उनके राज्य को पोषण करने के लिए जैसे शस्त्र की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा दी गई, या धर्म को, चार वर्णीय व्यवस्थाओं को पोषण करने के लिए शिक्षा दी गई।
फिर जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री मॉडल में जब अभी वर्तमान शिक्षा जो शुरू हुई, तो पहले इंडस्ट्री का चित्रण बना, इंडस्ट्री शुरू हो गई, उसके बाद उस शिक्षा के ऊपर काम हुआ। तो अभी जो हम जिस नई एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पहले इसकी कुछ बेस या इसका कहना चाहिए इसकी डिमांड खड़ी होगी, उसके बाद ये एजुकेशन ज्यादा अच्छी तरह काम कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। कि जैसे पहले इंडस्ट्री खड़ी हुई, उसकी सप्लाई के लिए शिक्षा बनी, या पहले जैसे राज्य को चलाने के लिए जो चीजों की जरूरत थी, तो उस शिक्षा का मॉडल उस तरह से बना। अभी जो चीज है कि इसकी जरूरत महसूस हो जाए, वो कैसे हो पाएगा? जैसे अभी आप हम जो बात कर रहे हैं कि परिवार से सारी चीजें निकलेगी, तो इस जरूरत को पहले महसूस कराना पड़ेगा, या शिक्षा से ही ये चीज व्यवस्था तक जाएगी? मतलब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करना चाहूँ, मेरा क्वेश्चन पहुंच पाया भैया? बढ़िया से एकदम। Naomi, can you bring headphone? क्या देखना 16 लोग हैं इसके अंदर, तो हम सब के अंदर आवश्यकता तो है ही, और ऐसे हम 16 ही नहीं हैं। जो लोग भी विद्या से परिचित होते जा रहे हैं ना, उनको सबको लग रहा है कि हमको एक दूसरे तरह की शिक्षा चाहिए। तो आवश्यकता तो सभी विद्या से जुड़े हुए ना सभी लोगों को लगता है। एक मिनट है, थोड़ा सा इसमें ना और अच्छे से आवाज जाएगा। तो सभी को आवश्यकता लगती है। साथ में क्या हो रहा है, फ्यूचर बहुत इनसिक्योर है, बहुत अनसर्टेन है। किसी को नहीं पता है कि 2050 में क्या होना है, कैसा होना है। ये स्थिति पहले नहीं थी। लोगों को कुछ तो अनुमान हो जाता था। एक आदमी ब्रेड बनाना सीखता था, तो अपने बच्चे को सिखा दिया, तो उसको पता है कि भाई उस आगे इस काम को करता रहेगा, कोई बात नहीं, उसकी आजीविका चलेगी। आज आप कुछ भी सिखा दो, कल वो काम का रहेगा कि नहीं रहेगा हमको नहीं मालूम, वी डोंट नो। तो हम एक गहरे अनिश्चितता में, या बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जो अनसर्टेनिटी है हमारे सामने दिखाई देता है। तो हम सभी ना मानो एक आश्वस्ति पूर्वक, एक विश्वास पूर्वक जीना ही चाहते हैं, सभी को आवश्यकता है ही। आप देखेंगे कि हमारा जो पूरी धरती की स्थिति आज जो है, वो काफी खराब स्थिति में है, और दिन ब दिन खराब होता ही जा रहा है ना। और हमारा सिस्टम क्या है, हमने ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया है कि हम उसको पीछे भी नहीं ले जा सकते। ऐसा लगता है कि हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है नहीं यार ठीक नहीं है, बल्कि जो लोग उस दिशा में लगे हैं ना, उनको भी नहीं मालूम है कि करना क्या चाहिए यार, दे डोंट नो। तो वो भी देयर आल्सो सर्चिंग समथिंग, उनको भी कुछ तलाश है कि कुछ अगर मिल जाए ना, तो वो भी बदलना चाहेंगे। तो पूरी धरती की स्थिति खराब है, जो संबंध है उसका बुरा हाल हो रखा है। पूरे धरती पे जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो मानव का संबंध में है। परिवार से लेकर, कम्युनिटी से लेकर, समाज से लेकर, राष्ट्र से लेकर ग्लोबल स्केल तक काफी उसकी क्राइसिस है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल इशू है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सारे इश्यूज तो है ही ना भैया। अगर ये इश्यूज है ना, तो यही तो हमारी नेसेसिटी बनी ना। हम सभी क्या चाहते हैं कि कैसे हम एक हमारा जो इनर वेल बीइंग हो वो सिक्योर हो, कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हम समृद्धि पूर्वक जिए, कैसे ये जो अनिश्चितता है फ्यूचर का, उसकी बजाय एक सिक्योरिटी हमको मिले। तो कौन नहीं चाहता है सिक्योरिटी? सो दैट्स व्हाट इट इज। तो नेसेसिटी तो सबके पास है ना, हम सभी, इसीलिए तो हम सब चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए तो एलन मस्क नया स्कूल बना रहा है, इसीलिए तो भारत सरकार एनईपी लाई, इसीलिए तो कोई एल्ट स्कूल बना रहा है। क्यों बना रहा है? इसीलिए तो हजारों वैल्यू एजुकेशन चला रहे हैं लोग। क्यों चला रहे हैं ये सब? क्योंकि उनको लगता है यार कुछ करो, कुछ बदलो। तो नेसेसिटी तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास नेसेसिटी है, हर परिवार, उनको चाहिए ही चाहिए। और वो नेसेसिटी आज की नहीं है, वो आदिकाल की नेसेसिटी भी है उसके साथ जुड़ी हुई। तो नेसेसिटी है, लोगों को चाहिए, मालूम नहीं कि कैसे करें, मालूम होने से वैसा करेंगे। तो भैया पहले उस नेसेसिटी पे थोड़ा ध्यान ज्यादा जाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तो दिमाग में जैसे सुविधा संग्रह जो लक्ष्य बना हुआ है, तो लगता है कि यही सब कुछ मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो नेसेसिटी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करवाने की जरूरत है।
आई थिंक देखो क्या हो रहा है कि समाज में ना हर तरह के लोग हैं। एक बड़ा वर्ग है समाज में जो देखो आज पूरी दुनिया में ना सबसे बड़ा पैसा कहाँ है? वो है नॉलेज में। जो अभी कितने सारे इंस्टीट्यूशन है जो रन कर रहे हैं, वो आपको कोचिंग देते हैं, मेडिटेशन का क्लास दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहा है। बहुत बड़ा वर्ग है ना, पूरी वर्ल्ड में बता रहा हूँ, इट इज हैपनिंग है ना। तो वो क्यों ये सारे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जो काउंसलिंग ये वो कर रहे हैं? क्या है वो? उनको तो पता है ना कि खाली पैसा नहीं चाहिए, हमारा वेलबींग भी चाहिए। हमने थोड़ा सा एक छोटा सा हैप्पीनेस करिकुलम डाला, देखो कितनी उसकी चर्चा है पूरे दिल्ली में। अभी जब हम दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं तो दिखाने के लिए सबसे बड़ा क्या है? अभी विज्ञान गणित थोड़ी ना है वहां पे, हैप्पीनेस क्लासेस है। सबसे ज्यादा तो चर्चा उसी पे लोग कर रहे हैं ना क्यों कर रहे हैं? तो नेसेसिटी तो है ही ना भैया, वो सबकी है। भैया मैं थोड़ा और क्लियर रखना चाह रहा हूँ। जैसे हो क्या रहा है, अभी हमारे कुछ मित्र हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं, उसकी सारी कमियां उनको लगती भी हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं दिखता भी है कि हाँ यार गलत चल रहा है, लेकिन अभी उनको अपनी जरूर, जैसे उनके बच्चों को लेके भी बात की जाए तो वही इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है, जैसा मगअप कर रहा है वो कर रहा है, पता है यार बिल्कुल सही नहीं है पर क्या करें, मजबूर हैं। तो उनको हम जब ये बात करते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में पढ़े हुए हैं, समझदार हैं, पर वो जरूरत महसूस नहीं हो रही, या ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कैसे मतलब तो कह सकते हैं चित्रण ही नहीं बन पा रहा है कि कुछ इसके अलावा हो भी सकता है। नहीं भैया, तो सही इसमें बात इसलिए है। मैं ये चीज़ समझना चाह रहा था। देखो क्या हो रहा है कि जब हम प्रस्ताव दे रहे हैं ना, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हो कि हमारा बच्चा इसमें चला जाएगा और जो बच्चा खुचा है, मतलब भाई उसको जीना है, आर्थिक दुनिया में भी जीना है, सेट होना, इतना स्ट्रगल है, कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है लोगों के सामने, बताओ सेट होने में इस आर्थिक वर्ल्ड में। बहुत तो लोग ना बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अनिश्चितता है उनके पास। तो उनको लगता है अगर इंग्लिश मीडियम जाएगा तो कुछ उसके चांस बढ़ जाएंगे, और अच्छा हाई फाई स्कूल में जाएगा तो उसके चांस और बढ़ जाएंगे। तो लोग एक तरह से सिक्योरिटी चाहते हैं। देखो, तो वो जो सिक्योरिटी है, उनको लगता है कि अगर हम अच्छे स्कूल का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बस उतना है। वो शिक्षा पूरी है ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी पता है कि बहुत दिक्कत है। यदि आप ऐसा करो कि जो वो बढ़िया से बढ़िया देना चाहते हैं ना, द बेस्ट स्कूल इन, वो भी मिले, लेकिन ये सारा और मिल जाए, फिर मान लो अगर पूरा मिलता है तो क्या दिक्कत है? जैसे एक बच्चे का बेस्ट स्कूल में जाने से जो मिलता है, प्लस उसको ये सारी चीजें मिलने के बाद वो भी मिल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम लोग कोई पिछड़ने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। वो पुराने समय में क्या हुआ, वो लोगों को लगता है कि यार घर द्वार छोड़ करके वो साधु महात्मा बन जाएगा, तो ऐसा डर है। अभी ऐसा डर इस दर्शन में तो नहीं है ना। इस दर्शन में तो भैया ठसके के साथ जीने वाली बात है, समाधान समृद्धि के साथ जीने की बात है, जिसमें जीवन की भी पूरी तृप्ति है और शरीर के लिए जितनी भी आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति है। तो तृप्ति और पूर्ति दोनों होना है ना इसमें। तो अगर आप उससे वैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखो हम लोग जब अपने बच्चों का प्रोजेक्ट करते हैं, आप इतने सालों में देखोगे, 1 साल हो गया, हम क्या कह रहे हैं? उसके जितने सब्जेक्ट मैटर हैं उसमें हम बढ़िया कमांड होना चाहिए, यू शुड डू दैट। यदि उनको लगेगा कि ये हमारा छूट जाएगा तो फिर विश्वास नहीं आएगा। हम छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि उनको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, एक स्टेप ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो आपके मित्र लेंगे। जिस दिन स्कूल खुलेगा, एक विजिट करा, अभी खुलने ही वाला है, अगर वो पूरे कैरिकुलम को समझेंगे, पूरी बात को समझेंगे, तो मेरे को भरोसा है कि लोग, इसमें बहुत लंबी भीड़ लगने वाली है ऐसा होने वाला है, बहुत लंबी लाइन लगेगी। बढ़िया भैया, बढ़िया हाँ बढ़िया मतलब बढ़िया, सोच के मन रोमांचित हो रहा है वैसे। हाँ मतलब क्या है कि हम ऐसी चीज ही दे रहे हैं ना। देखो गुरु मूल्य गुरु ही होता है ना, और लघु मूल्य उसमें समाहित है, छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू, आई विल प्रेजेंट एवरीथिंग कि कैसे इसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस जो अभी विषय हैं वो और बढ़िया से निखर कर आएगा। अभी मानव ने कितना देखा विषय, एक आप अपने स्कूल का तुलना करिए, आपके स्कूल में जितने बच्चे थे उसमें गणित में कितने अच्छे बच्चे थे?
लैंग्वेज में कितने बढ़िया बच्चे थे, आप रिकॉल करिए, अपने अपने क्लासमेट्स की बात करिए, आप देखेंगे कि बहुत कम बच्चों में कॉन्फिडेंस था। 100% तो लगभग बहुत कम ही देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पूरे विषय को लेकर, हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। किसमें, करंट जो सब्जेक्ट चल रहा है ना उसके अंदर भी वी आर गोइंग टू डू बेटर इन दैट। तो इसमें लोगों को पहली बार ना चॉइस मिलेगा, अभी तो चॉइस ही नहीं है, मजबूरी है, सब काम मजबूरी में हो रहा है। पहली बार हम चूज कर पाएंगे हमको ये करना है कि नहीं करना है, ये भी हम चूज कर पाएंगे। अभी तो कहाँ चॉइस है, जो आपने कर लिया उसमें चॉइस का है, इट्स ऑल लाइक नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा है ना। तो हम बच्चों को उस लेवल पे ले जाए ना। और फिर लैंग्वेज काहे खाली हिंदी और इंग्लिश ही क्यों हो, 2-4 भाषा और क्यों नहीं हो, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर लैंग्वेज में उसकी कमांड क्यों ना हो, ऐसा भी सोच। तो दैट्स हाउ यू विल गो, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा बहुत ही एक मानव समाज ने आज तक जितना शिक्षा लिया उसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, उसका जो सबसे फाइनल अगर वो मंथन करते हैं ना, तो उसमें जो अमृत मिला अंत में, ये समझो अमृत देने जा रहे हो, तो उसमें ना दोनों तरफ से मारपीट हो सकती है। जो होता है ना मंथन, वो कहानी नहीं होता है कि वो मंथते हैं और फिर अमृत आता है, तो उसमें एक तरफ देवता एक तरफ असुर, दोनों लोग बैठे हैं, सबको लगता है कि भाई मेरे को चाहिए। तो चाहे अच्छे हो बुरे हो, है ना, सब अपने बच्चों का बेहतर चाहते हैं, और अगर अमृत मिलेगा तो कौन नहीं पीना चाहेगा। इसको आप अमृत मानिए भैया, देखो और देखना, ये बहुत जल्दी ही ऐसा होगा। द वे इट इज प्रिपेयरिंग। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, अगर आप अनुमति दो तो। जस्ट कमिंग, अभी टाइम है। 1 मिनट में कर देता हूँ जस्ट। And I will just want to show you the style of presentation, how we are doing, what we are doing, है ना। ये देखो, naomiturner.com नाम से ये है आपका वेबसाइट आ रहा है। आप लोगों ने अभी सब देखा नहीं है, अभी तो मैं बहुत सारा। So this is where all the books are going to be. Right now it is naomiturner.com, but it will change. और उसके पीछे रीजनिंग है कि थोड़ा थोड़ा ना वो व्यक्ति को भी जो कर रहा है उसके पीछे वो आता है। तो so this is a new website where you have a books. So our first book is going to release soon, The Puzzle, है ना। And when Liam receives an old wooden box from his parents, he is left with many questions. He and his dad embark on a journey to find answers. But it is Liam's determination that leads him to Lucy, and all the pieces start to come together. The puzzle is a story about cooperation, our world, and our important role within it. ठीक है। So this is one बात। अपने पास बहुत, ये तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर महीने में ऐसे लाएंगे एक, ठीक है। And then if you go songs, so like that we have a lots of songs। फिर उसके बाद और मटेरियल, अभी जैसे इसको हम किक स्टार्टर पे डालने वाले हैं यहाँ पे, एंड सून विद इन 2 वीक्स। आज मेरे बातचीत हो गया क्योंकि इंडिया में ही प्रिंटिंग हो रहा था, तो सारा भी मामला फंसा हुआ है ये जो कोरोना वायरस के कारण। सो वी वांटेड टू मेक श्योर दैट, सो लाइक दिस इज स्मॉल इनिशिएटिव, स्मॉल थिंग्स, है ना। ऐसे ही आपने सेप वाला जो वेबसाइट देखा है, उसका हम लोगों ने पूरा वो बना रखा है डेडलाइन। इसमें हर महीने में एक किताब लाएंगे अभी। एंड दीज बुक्स व्हेन यू विल रीड, दिस इज नॉट जस्ट रेगुलर बुक। इसके अंदर लैंग्वेज, उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होना है, इट इज इंग्लिश बुक, but now it is not the same English book what you used to read in the school. It's very different approach. So once it will come, you'll see. इसमें लिखा है एज 8 to 12, तो ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है, बट देयर आर अदर बुक्स आर देयर। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। जस्ट लेट्स सी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना हम लोग उसको देख पाएंगे। आपने सेप वेबसाइट देखा ही हो कैसे उसमें धीरे धीरे उसका स्वरूप आते जा रहा है। प्रीटी गुड, लाइक सेप वाला जो है ना अपना सेप.earth,
दैट्स आल्सो टर्निंग रियली गुड वेबसाइट आई वुड से। तो वो आप एंड पूरा, और हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, तो व्हाट इट मीन बाय दैट, हम लोग वी आर सीइंग द व्हाटएवर द नेसेसिटी इज। मतलब अगर आप ये वेबसाइट देखेंगे तो इसके अंदर जो जिस तरीके से अभी इसमें काम हो रहा है इसमें, पर द वे इट इज गोइंग टू अनफोल्ड एवरीथिंग यहाँ, वो काफी उत्साहजनक है। अभी थोड़ा इस पर काम चल रहा है, लगता है वो इमेज नहीं डाउनलोड हो रहा है किस कारण से, बट एनीवे। तो मैं क्या करूँ ना भैया कि अपने पास ना खूब अच्छे अच्छे रिसोर्स, काफी बढ़िया काम जो हो रहा है ना, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा आने वाले समय में। ठीक है, आगे के प्रश्न बहुत ग्रुप में बढ़िया भैया, बहुत रखिए। बढ़िया। आगे के प्रश्न और कमेंट्स 1-2 मिनट में कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना। एनीवे प्रश्न भी कल रख दिए जाएंगे महेंद्र भाई, या ग्रुप में रख दिए जाएंगे। एक ही बात है, देखो ये राजमार्ग है जिसपे हम चल रहे हैं ना, बाबा जी कहते हैं ये राजमार्ग है। धरती पे जो सबसे अच्छा हो सकता है तो वो सबसे अच्छा भी होने की जगह पे हम लोग हैं, और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरे मानव जाति का जो फल है ना आया, इसके साथ बढ़ रहे हैं ना भैया, तो इसमें बहुत ही ये बड़ी ताकत हमारे सामने है, उसके साथ बढ़ रहे हैं, तो लोगों का ध्यान जाएगा, लोग इसको बहुत ही अच्छे से स्वीकार करेंगे। एक महेंद्र भाई वो कल वाली पीपीटी थोड़ा डालो ना इसमें, ग्रुप में डालो या मुझे पर्सनल डाल भैया दो। आपको महेंद्र भाई भूल गए लगता है। नहीं, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, अगर आप मेरे को ऐड कर दोगे तो मैं सब डाल दूंगा। नहीं आप है ना मेरे को भेज देना। मैंने वो सुनील भैया ने बोला था मेरे को भेज दो, मैंने 6 डॉक्यूमेंट भेजा आपको, आप वो 6 डॉक्यूमेंट सुनील भाई रख दीजिएगा ग्रुप में। ओके ओके ओके। अब उस 6 डॉक्यूमेंट में एक जो महत्वपूर्ण है, जिसमें आप सारे स्किल सेट को देख रहे हैं, उसमें लिखा है थीम्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ये वाला आप देखना कि उसमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज की चर्चा है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आज का स्कूल सिस्टम इतने कॉम्पिटेंसीज को एड्रेस कर पाएगा। किसी भी हालत पे हमको नहीं लगता कर पाएंगे, उस स्कोप ही नहीं है उसके अंदर। आप पूरे कॉम्पिटेंसीज को देखना, एंड देन यू सर्च ऑन द वेबसाइट 21st सेंचुरी लर्निंग, ऑल द मॉडर्न लर्निंग, कोई भी कहीं भी दुनिया में काम हो रहा है, एंड दे ट्राई टू सी व्हाट इज मिसिंग देयर। तो कल इस पे थोड़ा डिटेल में बता दीजिए ना महेंद्र भैया, बढ़िया रहेगा कि कैसे ये है। हाँ मतलब अगर वो देखे तो इतना हाँ, तो सो लेट्स डू टुमारो। तो कल ना उसको मैं दिखाता हूँ आपको, और देखना, और फिर किसी को लगे सर्च करके पूरी दुनिया में कि भाई इसमें कुछ छूट गया, जो वर्ल्ड लेवल में चल रहा है वो छूट गया, फिर बताना आपका क्या छूटा उसके अंदर। We have addressed pretty much everything you can think about education. पूरा पुराने से लेके अभी तक का सबका समावेश है, सम्मान सबका है ना। तो ठीक है बहुत भैया, बढ़िया। तो कल वापस मिलते हैं और सुनील भाई रख देंगे। मित्रों अपने मेरे को लग रहा है कि महेंद्र भैया और योगेश भाई शास्त्री को ग्रुप में जोड़ देते हैं। योगेश भाई भी इसके रेगुलर टच में रहना चाहते हैं। मेरे को लग रहा है कि इनका नहीं भी होता है ना, तो भी मैं उनको कुछ भेजता हूं तो वो योगेश भाई देखते हैं। तो मैं योगेश शास्त्री जी को और महेंद्र भाई को ऐड कर दूं? हाँ कर दो ना। सहमत। बाकी लोग भी बोले? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। वैसे भी गुजरात मेरा पहला घर ना, गुजरात ही है इस समय, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके धन्यवाद भैया। ठीक है, ओके नमस्कारम। धन्यवाद। ठीक है, अच्छा नमस्कार। नमस्ते।